गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विजयनगर के राजवंश व शासकों के विषय में अध्ययन करेंगे। विजयनगर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था और जिसका उदय या स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इसके पश्चात विजयनगर पर किन शासकों ने, किन राजवंशों ने शासन किया जो कि विजयनगर को उत्कर्ष पर पहुंचा सके, उनके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो विजयनगर के विशाल साम्राज्य पर चार राजवंशों ने शासन किया। कितने बच्चों? चार राजवंशों ने क्रमशः शासन किया और इन्होंने इस साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों को राय कहा जाता था और इन चार राजवंशों के शासकों ने क्या किया कि विजयनगर को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और यहाँ के शासकों को राय कहा जाता था। यानी कि यहाँ के शासक क्या करते थे? राय की उपाधि धारण किए हुए थे। तो बच्चों, यहाँ के शासकों को राय कहा जाता था और इन्हें नरपति के नाम से संबोधित किया गया था और साथ ही क्या कहा जाता था? नरपति के नाम से संबोधित किया जाता था। नरपति, जैसा कि आप विच्छेद करेंगे तो नर मतलब लोग, इंसान, पति मतलब स्वामी। तो जो लोगों के स्वामी के रूप में राजाओं का गुणगान किया जाता था, अर्थात इन्हें नरपति कहा जाता था, जो इन शासकों की लोकप्रियता को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जनता इनको सम्मान देती थी, आदर देती थी, इसलिए इन्हें सम्मानित करने के लिए क्या करती थी? नरपति से संबोधित करती थी। और नरपति शब्द जो है वह यहाँ के राजाओं की लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। अनेक राजवंशों के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य की सत्ता स्थापित हुई, जिसके विभिन्न चरण हैं। तो विभिन्न चरणों में विभिन्न राजवंशों द्वारा शासन का उल्लेख हम
इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले चरण के अंतर्गत जिस राजवंश द्वारा शासन किया गया उसे संगम वंश कहा जाता है। संगम वंश यह विजयनगर का पहला राजवंश था बच्चों। और जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में हम बता चुके हैं, आज भी शुरू में बोल चुके हैं कि हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की और इन दोनों ने जिस वंश की स्थापना की वह संगम वंश कहलाता है। अर्थात हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के पहले शासक थे। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश के शासक। और विजयनगर के संस्थापक और संगम वंश के संस्थापक भी हुए, क्योंकि ये संगम वंश के प्राथमिक शासक हैं, पहले शासक हैं। और संगम वंश के अनेक शासकों ने निरंतर युद्ध जारी रखा और इस वंश में जो शासक आगे गद्दी पर बैठे उन लोगों ने क्या किया कि साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए युद्ध जारी रखा तथा अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इस वंश का महान शासक देवराय द्वितीय था। महान शासक देवराय द्वितीय, या रोमन अंकों में सेकंड भी लिख सकते हैं, था, क्योंकि द्वितीय लिखने में बच्चे अक्सर मात्राओं में अशुद्धि कर देते हैं। तो देवराय सेकंड भी ऐसे रोमन अंक में लिख सकते हैं आप। द्वितीय जो था इस वंश का महान शासक था। और ये है पहला चरण। दूसरे चरण में विजयनगर साम्राज्य पर जिन राजवंशों ने शासन किया उनमें थे सालुव तथा तुलुव वंश। कौन सा वंश था बच्चों? सालुव व तुलुव वंश। ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। तुलुव वंश के समय में विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई और इस वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय को भारत के महान शासकों में गिना जाता है। किस वंश के? तुलुव वंश के वंश का महान शासक कौन हुआ? कृष्णदेव राय। जिसे महान शासकों में गिना जाता है। कृष्णदेव राय साहित्य, स्थापत्य कला सभी क्षेत्रों में विजयनगर ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की चहुमुखी उन्नति हुई। विजयनगर ने चतुर्दिक विकास किया बच्चों। इनके शासनकाल में स्थापत्य कला, साहित्य और साम्राज्य विस्तार
के साथ साथ समस्त क्षेत्रों का विकास हुआ, समस्त कलाओं का विकास हुआ। कृष्णदेव राय के समय में विदेशी यात्री भारत आए और विदेशी यात्रियों के फलस्वरूप यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का आगमन हुआ, जिसका सबसे अधिक प्रभाव स्थापत्य कला पर पड़ा और कृष्णदेव राय को विजयनगर के महानतम शासकों में गिना जाता है। कृष्णदेव राय ने भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया, सिंचाई का प्रबंध करवाया और कृष्णदेव राय एक महान विद्वान भी था, विद्वानों का संरक्षण भी था और इसलिए कृष्णदेव राय के शासनकाल में साहित्य की भी उन्नति हुई। साथ ही कृष्णदेव राय जो था वह विभिन्न कलाओं को संरक्षण प्रदान करता था, जिसमें स्थापत्य कला की भी उन्नति हुई और विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण देता था। इसलिए विदेशी यात्री भी कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में कृष्णदेव राय के साम्राज्य का काफ़ी प्रशंसा किया है। और तीसरे चरण में विजयनगर पर तुलु वंश के बाद अराविंदु वंश ने शासन किया। किस वंश ने बच्चों? अराविंदु वंश ने शासन किया। इस वंश में विजयनगर साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया तथा अब राजधानी विजयनगर से पेनुकोंडा बन गई। जो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, अब अरविंद वंश के शासकों ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई बच्चों? पेनुकोंडा को। पेनुकोंडा यानी कि राजधानी परिवर्तित कर, जो कि पुरानी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, उसके स्थान पर अरविंद वंश के शासकों ने पेनुकोंडा को विजयनगर की राजधानी बनाई और जिसका महत्वपूर्ण शासक राम राय था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक राम राय था। कौन था बच्चों? राम राय था। किस वंश का? अरविंद वंश का, जिसका शासनकाल तृतीय चरण में आरंभ हुआ। उसमें राम राय एक योग्य शासक था। इस वंश का शासन 17वीं शताब्दी के अंत तक चला। कब तक चला? 17वीं शताब्दी के अंत तक। इस वंश तो 17वीं शताब्दी के अंत तक इस वंश का शासन चला और अरविंद वंश के शासकों के शासनकाल में और अरविंद वंश के शासकों के शासनकाल में भी पूर्व की तरह दक्कन सल्तनत के शासकों के साथ संघर्ष चलते रहे। इस समय दक्कन यानी दक्षिण सल्तनत के शासकों ने विजयनगर के शासकों के विरुद्ध मैत्री समझौता कर लिया और इसी समय क्या हुआ? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम साम्राज्य अस्तित्व में आया था। मुस्लिम साम्राज्य कौन सा था? बहमनी। तो
बहमनी के दक्कन यानी विजयनगर के दक्षिण में स्थित था बहमनी, इसलिए दक्कन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो विजयनगर जो दक्कन का सल्तनत यानी बहमनी राज्य था, वह विजयनगर के शासकों के विरुद्ध एकजुट हो गया। इसी समय विजयनगर के विरुद्ध बहमनी राज्य, जो कि 5 भागों में विभक्त था, संयुक्त हो गया, यानी कि एकजुट हो गए। किसके विरुद्ध? विजयनगर के विरुद्ध। पांचों बहमनी राज्य के जो 5 भाग हुए थे, वो सभी लोग मिल कर के एक संगठन बनाए और 1565 ईस्वी में तालीकोटा में विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य युद्ध हुआ। तो बच्चों, किस वंश के शासकों के शासनकाल में? अराविंद वंश के शासकों के शासनकाल में बहमनी और विजयनगर के मध्य युद्ध हुआ और इसी युद्ध के फलस्वरूप विजयनगर, जो कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो कौन सा युद्ध हुआ था? इस संगठन जो संयुक्त मोर्चा बनाया गया, इसी समझौते के तहत, इसी संगठन द्वारा जिसे इतिहास में राक्षसी तगड़ी भी कहा जाता है, राक्षसी तगड़ी का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध जैसा कि अभी हमने बताया किसके किसके बीच हुआ? विजयनगर और संयुक्त बहमनी राज्यों के बीच हुआ। कब हुआ? 1565 ईस्वी में। अब बच्चों, संयुक्त बहमनी राज्य का मतलब क्या है? कि विजयनगर के उपर्युक्त जो 2 चरण, प्रथम और द्वितीय चरण में शासक हुए, वो शक्तिशाली हुए थे और इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार, क्योंकि 2 ही राज्य थे, विजयनगर और बहमनी, और दोनों ही अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और दोनों की लड़ाई खास तौर से गोलकुंडा के खानों के लिए होती थी और उपजाऊ भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए होती थी। तो दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साम्राज्य विस्तार करते थे, इसलिए विजयनगर और बहमनी राज्य में निरंतर युद्ध चलता रहता था। किंतु जब तक विजयनगर के शासक शक्तिशाली रहे, उनका
चरमोत्कर्ष होता रहा। साथ ही विजयनगर साम्राज्य का विस्तार होता रहा। किंतु जैसे ही तीसरा चरण आरंभ हुआ, अरविंद वंश के शासकों का शासन आरंभ हुआ, राम राय के अतिरिक्त इस वंश में अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे और धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्यों को भी समझ में आ गया, जो कि 5 राज्यों में विभक्त हो गए थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, ये पांचों क्या हो गए? संयुक्त हो गए, एकजुट हो गए और इन लोगों ने मिलकर के एक राक्षसी तगड़ी का निर्माण किया और प्रधानमंत्री, विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के गौरवपूर्ण काल का अंत हो गया, क्योंकि राम राय पराजित हो गया और अराविंदु राजवंश का राज्य अब सीमित हो गया और वह पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी पर शासन करता रहा। यानी कि क्या हो गया? राम राय की पराजय हुई के साथ ही विजयनगर के गौरवपूर्ण काल का अंत हो गया। और अरविंदु राजवंश का राज्य अब सीमित हो पेनुकोंडा जो कि राजधानी इन्होंने बनाई थी तक सीमित रहा या हो गया और बाद में चंद्रगिरी पर शासन करते रहे। चंद्रगिरी पर अरविंद वंश के शासक शासन करते रहे। तो इस प्रकार तालीकोटा युद्ध के पश्चात एक विस्तृत साम्राज्य, एक शक्तिशाली साम्राज्य, एक वैभवपूर्ण साम्राज्य विजयनगर का क्या हुआ? अंत हो गया। और अंत क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम बहमनी राज्य के जो विभिन्न अंग थे वो सब मिल करके विजयनगर के खिलाफ एक राक्षसी तगड़ी का निर्माण किए थे और तालीकोटा के युद्ध में 1565 में राम राय को पराजित किया। इसी के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? वैभव समाप्त हो गया। अब हम कृष्णदेव राय पर प्रकाश डाल रहे हैं। कृष्णदेव
राय विजयनगर के महान शासक क्या थे ये? विजयनगर के महान शासक। विजयनगर को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले शासक कौन थे बच्चों? कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने विजयनगर को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया 1509 से 1529 ईस्वी। कब से कब तक? 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक कृष्णदेव राय ने शासन किया और इनके शासनकाल में यह साम्राज्य अनेक प्रकार से विस्तारित हुआ। 1512 ईस्वी में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि रायचूर दोआब कहलाता था, उस पर कृष्णदेव राय ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। तो बच्चों, कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पर, दोआब जैसे कि उत्तर भारत में गंगा यमुना के मध्य स्थित समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही दक्षिण भारत में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य कौन कौन सी नदियां हैं? तुंगभद्रा और कृष्णा, ये जो दो नदियां हैं, इनके मध्य स्थित उर्वर उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि उपजाऊ क्षेत्र के लिए, उपजाऊ क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दोनों राज्य क्या होते थे? संघर्षरत रहते थे। कौन कौन से राज्य? विजयनगर और बहमनी। तो जिस भी राज्य के राजा शक्तिशाली होते थे, वह रायचूर दोआब पर अधिकार करने में सफल हो जाते थे। तो इस समय कृष्णदेव राय क्या था? विजयनगर का महान शासक था। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने क्या किया कि रायचूर दोआब पर 1512 में अधिकार कर लिया। 1509 में गद्दी पर बैठे थे और 1512 में क्या किया? रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। इससे विजयनगर की शक्ति और बढ़ गई, क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। उस पर कृष्णदेव राय ने क्या किया कि पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया तथा और क्या किया इन्होंने? 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन। कृष्णदेव राय ने 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। तो बच्चों, इन्होंने क्या क्या किया? 1512 में दोआब क्षेत्र पर अधिकार किया। 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। तो 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया और कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की, विकास किया। कृष्णदेव राय ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और
मंदिरों में गोपुरम शैली को जोड़ा तथा अपनी माँ के नाम पर एक नगर नगलपुरम की स्थापना की। किसके नाम पर बच्चों? अपनी माँ के नाम पर कृष्णदेव राय ने एक नगर बसाया। उस नगर का नाम क्या था? नगलपुरम, जो विजयनगर के समीप था। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात इनके उत्तराधिकारियों को राज्य के अनेक सेना नायकों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। किसको? कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों को क्या करना पड़ा बच्चों? अनेक सेना नायकों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1542 ईस्वी तक राज्य पर नियंत्रण एक अन्य वंश यानी अरविंद वंश के हाथों में आ गया। तो 1542 में तुलु वंश के शासन का अंत हो गया और शासन किसके हाथ में चला गया? अरविंद वंश के हाथ में चला गया। और अरविंद वंश के शासनकाल में, जैसा कि अभी हमने बताया, कि बहमनी राज्य के मुस्लिम शासकों द्वारा संगठन बनाया गया और तालीकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में विजयनगर को रामराय के नेतृत्व में परास्त कर दिया गया और इस प्रकार एक विस्तृत साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य का अंत हो गया। और कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि नायकों या सेनापतियों का विद्रोह बढ़ गया। क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? कि नायकों और सेनापतियों का विद्रोह बढ़ गया, जिससे कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों को, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया, कि अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दक्षिण के सुल्तान इनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर इन पर आक्रमण करने लगे। जैसा कि पहले विजयनगर द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, मुस्लिम शासकों की कमजोरियों का लाभ उठा करके विजयनगर शासकों ने जो सफलता प्राप्त की थी, वही नीति अपनाते हुए बहमनी के शासकों ने विजयनगर के शासकों की कमजोरियों का फायदा उठा करके विजयनगर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और नायकों में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो जो सेनापति होते थे, सेनानायक होते थे, उनमें स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति जो है तेज हो गई। और बच्चों, जब जैसे आपके घर में हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग मालिक बनना चाहेंगे तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? घर की बर्बादी होगी ना। तो इसी तरह से क्या हुआ कि यहाँ के जो शक्तिशाली सेनानायक थे, उनमें स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की होड़ सी लग गई और इसी वजह से विजयनगर साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया और उसका लाभ किसको मिला? मुस्लिम साम्राज्यों को मिला। तो विजयनगर के शासक रामराय की दक्कनी मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने की नीति के कारण, और इधर क्या था कि जो विजयनगर का प्रधानमंत्री रामराय था, उसने दक्षिण भारत के 5 मुस्लिम शासकों को एक दूसरे के प्रति भड़काना शुरू किया। शुरू में
मुस्लिम शासक इसकी नीतियों को नहीं भांप पाए थे, किंतु जैसे जैसे उनको समझ में आने लगा वे संगठन बनाने में जुट गए और इसके यानी राम राय के दक्कन मुसलमानों के एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने की नीति के कारण विजयनगर के दक्कनी मुसलमानों के आपसी संबंध वो खराब हो गए और इसी समय तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा उसे बुरी तरीके से लूटा गया, जिसके कारण इस राज्य का पतन हो गया। विजयनगर के शासकों और सुल्तानों के मध्य कैसे संबंध थे बच्चों? तो विजयनगर और सुल्तानों के बीच के संबंध धार्मिक विभिन्नताओं के होने के पश्चात भी शत्रुतापूर्ण नहीं थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सुल्तानों और विजयनगर के शासकों के संबंध शत्रुतापूर्ण नहीं थे। दोनों राज्यों के शासकों ने एक दूसरे के उत्तराधिकार संबंधी विवादों को सुलझाने में सहायता की थी। कृष्णदेव राय ने इस उपलक्ष्य में यवन राज्य की स्थापना करने वाला की उपलब्धि भी धारण की थी, क्योंकि उन्होंने यवन राज्य के झगड़ों को सुलझाया था, इसलिए यवन राज्य की स्थापना करने वाला की उपाधि भी धारण की थी। किसने? तुलु वंश के कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के शासक राय की जो उपाधि धारण करते थे और दक्कन सल्तनतें दोनों एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने का प्रयास करते रहते थे। राम राय की विपरीत कूटनीति, जिसके अनुसार राम राय ने एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की, परंतु कालांतर में ये सुल्तान उसकी नीतियों को भाप गए और एक हो गए, जिसके कारण राम राय की निर्णायक हार हुई। यानी कि राम राय जो था उसकी नीति कैसी थी बच्चों? सुल्तानों को आपस में लड़ाने की थी और इसके पूर्व शासकों की नीतियां जो होती थी विजयनगर के, वह सुलह कुल की नीति को अपनाते थे। इसलिए सुल्तानों और विजयनगर के शासकों के संबंध मधुर हुआ करते थे, किंतु राम राय ने इसके विपरीत नीति अपनाई, यानी कि मुस्लिम शासकों को आपस में भिड़ाने की नीति अपनाई। किंतु मुस्लिम सुल्तानों को, दक्कन के मुस्लिम शासकों को यह समझ में आ गया, यानी भड़काऊ नीति समझ में आ गई और अंततः क्या हुआ कि सब ने मिल कर के विजयनगर के विरुद्ध एक संगठन बनाया और अंततः विजयनगर का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब है विजयनगर की शासन प्रणाली। तो बच्चों, विजयनगर साम्राज्य में सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था और यही नायक जो कि विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हीं नायकों द्वारा जब स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की ललक इन नायकों में पनप गई, तो पतन के कारण भी यही नायक बने, जैसा कि हमने आपको अभी ऊपर बताया है। तो बच्चों, सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था और सामान्यतः किलों पर इनका नियंत्रण होता था और इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। इनको किसानों का भी समर्थन प्राप्त होता था, यानी कि नायक महत्वपूर्ण होते थे, शक्तिशाली होते थे। इन्हें जनता का समर्थन भी प्राप्त होता था। यद्यपि नायक विजयनगर शासकों की अधीनता स्वीकार करते थे, फिर भी अनेक अवसरों पर ये नायक विद्रोह भी कर दिया करते थे। समय समय पर इनके विद्रोहों का दमन भी किया जाता था और विजयनगर साम्राज्य की शासन प्रणाली दक्षिणी भारत के राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता अमरनायक प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली बच्चों? अमरनायक प्रणाली।
इस प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के अनेक तत्व सम्मिलित थे। किस प्रणाली में? अमरनायक प्रणाली, जो कि विजयनगर शासकों की प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी, और दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली में बहुत समानता दिखाई पड़ती है बच्चों। नायकों पर शासकों का प्रभुत्व था और अमरनायक सेना के प्रधान होते थे, जिनको राय द्वारा शासन व सैन्य निर्वाह के लिए राज्य क्षेत्र प्रदान किया जाता था। जैसे कि मुस्लिम शासकों द्वारा मनसबदारों को दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार से अमरनायकों को क्षेत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता था? शासकों द्वारा। अमरनायक शिल्पकर्मियों, किसानों तथा व्यापारियों से कर व भू राजस्व वसूल किया करते थे और प्राप्त राजस्व का उपयोग व्यक्तिगत उपभोग, घोड़ों, हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए किया करते थे। अमरनायकों का सैन्य बल विजयनगर के शासकों की सैन्य शक्ति होती थी, जिसकी सहायता से शासक समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। अमरनायक विजयनगर के शासकों को साम्राज्य विस्तार में सैनिक सहायता प्रदान करते थे। वर्ष में एक बार अमरनायक अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए स्वयं दरबार में उपहारों के साथ उपस्थित होते थे। राज्यों ने अमरनायकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इनका स्थानांतरण भी किया, परंतु 17वीं शताब्दी में अमरनायकों द्वारा स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के कारण केंद्रीय राजकीय ढांचा पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो बच्चों, जिन अमरनायकों के बल पर विजयनगर साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, वहीं अमरनायक जब महत्वाकांक्षी हो गए और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की ललक जब उनके अंदर पैदा हो गई, तो आपसी तनाव बढ़ने लगा और इसका लाभ उठाकर मुस्लिम शासक, मुस्लिम सुल्तानों द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया और विजयनगर को तालीकोटा के युद्ध में राम राय के नेतृत्व में परास्त किया गया और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में विजयनगर के राजकीय प्रतीक चिन्ह और स्थापत्य कला पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।